प्री व्यूअर्स अनपो एंटरटेनमेंट क्लासेज में एक बार फिर आपका स्वागत है। कदम चूम लेती है खुद आके मंजिल, मुसाफिर अगर अपनी हिम्मत न हारे। तो आज हम लोग हिंदी साहित्य का इतिहास के कुछ प्रश्नों को हल करेंगे, क्योंकि हमारा भारतीय काव्यशास्त्र, पाश्चात्य काव्यशास्त्र, भाषा विज्ञान ये लगभग समाप्त हो चुका है। अब देखिए, हमारा पहला प्रश्न है अभ्रंश भाषा का काल। अभ्रंश को अवहट्ट भी कहते हैं, अवहत्थ भी कहते हैं, देसी भाषा भी कहते हैं, तमाम नामों से जाना जाता है। अभ्रंश भाषा का काल कब से कब माना जाता है? तो देख लीजिए, अभ्रंश भाषा का काल 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी के बीच माना जाता है, और हिंदी सामान्यतः अगर शुरू होती है तो 1000 से। अभ्रंश के बाद हिंदी का प्रारंभ होता है, तो इसलिए याद रखेंगे अभ्रंश है तो क्या है, 500 से 1000 ईस्वी के बीच। जैसे पुरानी भाषाएं हैं संस्कृत, पाली, प्राकृत, अभ्रंश, अवहट्ट और पुरानी हिंदी। तो संस्कृत, पाली, प्राकृत, अभ्रंश, अवहट्ट और हिंदी। देखिए, दूसरा, हिंदी की उत्पत्ति किससे हुई? यह भी प्रश्न बार बार पूछा जाता है। हिंदी की उत्पत्ति सौरसेनी अभ्रंश से मानी जाती है। तीसरा है संदेश रासक के रचयिता कौन है? संदेश रासक के रचयिता है अब्दुल रहमान। भवसाहित्य कहा किसकी रचना है? भवसाहित्य कहा धनपाल की रचना है। किसकी है? धनपाल की भवसाहित्य कहा। हिंदी का प्रथम कवि राहुल सांस्कृत्यायन ने किसे माना? राहुल सांस्कृत्यायन के अनुसार हिंदी का प्रथम कवि किसे माना जाता है? सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है। सरहपा ये जो है 84 सिद्धों में से एक है। जो सिद्ध थे उनकी संख्या 84 है, और उनके नाम के पीछे पा जुड़ता है, जैसे सरहपा, लुईपा, डोम्बिपा, कुक्कुरिपा, इस तरह के उनके नाम के पीछे पा जुड़ा रहता है। शब्दानुशासन किसकी रचना है? शब्दानुशासन हेमचंद्र की रचना है, हेमचंद्र की। पाहुड़ दोहा किसकी रचना है? पाहुड़ दोहा राम सिंह की रचना है। अवधी भाषा की प्राचीनतम कृत चंदायन है, मुल्ला दाऊद की रचना है। अवधी भाषा की प्राचीनतम कृत चंदायन। हंस जवाहिर के लेखक कासिम शाह जी हैं, तो याद रखिएगा हंस जवाहिर के लेखक कासिम शाह जी हैं, हंस जवाहिर के लेखक। देखिए, हमारा अगला प्रश्न है कि विनय पत्रिका कवितावली, गीतावली, दोहावली, विनय पत्रिका, रामलला, नाथुर रामाज्ञा, प्रश्नावली, ये सब रचनाएं जो है किसकी हैं? तुलसीदास जी की हैं। तो विनय पत्रिका की भाषा कौन सी है? तो इसकी भाषा देखिए ब्रज भाषा है। अधिकतर तुलसीदास जी ने अपनी रचनाओं को अवधी भाषा, साहित्यिक अवधि में लिखा। जैसे रामचरितमानस की भाषा साहित्यिक अवधि है, लेकिन जो विनय पत्रिका उन्होंने लिखा है ब्रज भाषा में लिखा है। तो इस प्रकार उन्होंने दो भाषाओं का प्रयोग किया है, एक साहित्यिक अवधि और दूसरा ब्रज भाषा। तो विनय पत्रिका को अगर पूछेगा तो आप लोग ब्रज भाषा लगाएंगे। चलिए अगला देखिए, नास्केतोपाख्यानम, यह सदल मिश्र की रचना है। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? एनी बेसेंट ने थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की थी। भाषा योग वशिष्ठ की ये प्रसिद्ध रचना किसकी है? राम प्रसाद निरंजनी जी की है, भाषा योग वशिष्ठ। 84 वर्षण की वार्ता, ये जो है ब्रज भाषा में लिखी गई पुस्तक है। और राजा लक्ष्मण सिंह किसके पक्षधर थे? तो राजा लक्ष्मण सिंह संस्कृत निष्ठ हिंदी के पक्षधर थे, राजा लक्ष्मण सिंह। हिंदी भाषा के बोलने वालों की अनुमानित संख्या कितनी है? हिंदी भाषा के बोलने वालों का अनुमानित संख्या लगभग 60 करोड़ है। इसके पहले बताया गया है कि मंदारिन जो है दुनिया की सबसे अधिक बोलने वाली भाषा है, सर्वाधिक लोगों द्वारा बोली जाती है मंदारिन, जो चीन में बोली जाती है। दूसरे स्थान पर अंग्रेजी है और तीसरे स्थान पर हिंदी है। हिंदी भाषा ये तो ठीक है। हिंदी के अंतर्गत कितनी बोलियां आती हैं?
तो हिंदी के अंतर्गत 18 बोलियां और 5 उपभाषाएं आती हैं। अगर यहाँ देगा 5 उपभाषाएं, देख लीजिए 5 उपभाषाएं आती हैं और 18 बोलियां आती हैं हिंदी के अंतर्गत। अब देखिए पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन नहीं आती है। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत इसमें से कौन नहीं आता, मगही, बुंदेली, बांगरू, खड़ी बोली। तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत इसमें से मगही नहीं आती है और बुंदेली, बांगरू, खड़ी बोली आती है। और देखिए ये अवधी किस हिंदी के अंतर्गत आती है, एक पूर्वी है दूसरा पश्चिमी है। तो अवधी जो है पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। इसके अंतर्गत 2 और भाषाएं आती हैं, बघेली। अवधी के साथ साथ क्या होता है, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, ये जो है तीनों पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। कौन, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। देखिए आज का अगला प्रश्न है हमारा बिहारी हिंदी। बिहारी हिंदी जैसा नाम से ही स्पष्ट है कि बिहार से संबंधित है। भोजपुरी, भोजपुर से इसकी उत्पत्ति हुई। बिहारी हिंदी के अंतर्गत 3 बोलियां आती हैं। कौन कौन सी हैं, भोजपुरी है, मगही है और मैथिली है। ये जो है भोजपुरी है, मगही और मैथिली है। तो मैथिली भाषा के प्रसिद्ध कवि विद्यापति है, विद्यापति जी हैं, जिनकी पदावली बहुत प्रसिद्ध है। विद्यापति पदावली जो है उनकी प्रसिद्ध है। 2 रचनाएं लेकिन पदावली उनकी बहुत ही प्रसिद्ध है। तो उन्होंने मैथिली भाषा में रचना की। कौन, विद्यापति जी। तो देख लीजिए बिहारी हिंदी के अंतर्गत भोजपुरी, मगही, मैथिली तीनों आती हैं। और बिहार के एक और प्रसिद्ध विद्वान हैं जो भिखारी ठाकुर जी, जिनकी विदेशिया प्रसिद्ध है। तो विदेशिया के लिए भिखारी ठाकुर प्रसिद्ध है और विद्यापति जी मैथिली के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न देख लीजिए, लखनऊ बाराबंकी के आसपास कौन सी बोली बोली जाती है। तो ये देखिए है अवधी। इसका मूल क्षेत्र अवध था। अवध का मतलब वही लखनऊ के आसपास। तो लखनऊ, बाराबंकी, ये जो है अयोध्या, ये कुछ जौनपुर का जिला भी, प्रयागराज का भी कुछ, तो ये सब जो है अवधी भाषा, अवधी बोली के क्षेत्र है। अगला है बघेली बोली का केंद्र कौन सा है, रीवा। बघेली बोली का केंद्र रीवा है। इसकी बहुत सी पहचान, लेकिन एक पहचान ये है कि यहाँ वा को बा पढ़ा जाता है। जैसे अगर बघेली में वकील लिखा है तो वो लोग पढ़ेंगे वकील। तो रीवा इसका जो है प्रमुख क्षेत्र है। अगला देखिए है इंदौर उज्जैन। इंदौर उज्जैन के आसपास जो बोली बोली जाती है उसका क्या नाम है, उसका नाम है मालवी। मालवी जो है इंदौर और उज्जैन के आसपास बोली जाती है। नैनीताल जैसा नाम से स्पष्ट है, पहाड़ी क्षेत्र की बोलियां हैं। यहाँ कुमायूनी बोली जाती है। कहाँ, नैनीताल में। अब देखिए मानक हिंदी का मूल आधार क्या है, तो मानक हिंदी का मूल आधार खड़ी बोली। जो खड़ी बोली है ये मानक हिंदी का मूल आधार है। देवनागरी लिपि का विकास किससे हुआ, तो देवनागरी लिपि का विकास हुआ ब्राह्मी लिपि से। यह बाएं से दाएं लिखी जाती है। और खरोष्ठी लिपि उसी का उल्टा। ये जो ब्राह्मी का बादा बाएं से दाएं, खरोष्ठी का दाबा दाएं से बाएं, तो उसी का उल्टा है। देवनागरी लिपि में कुल कितने वर्ण हैं ये पूछा जाता है। स्वर व्यंजन हिंदी वर्णमाला में कुल कितने अक्षर या वर्ण हैं, तो वही 52 जो है सब मिलाकर है। और इसमें स्वर व्यंजन अगर पूछेगा तो जैसा कि बार बार बताया जाता है, आप लोग जानते भी हैं, स्वरों की संख्या 11 बताएंगे और व्यंजनों की संख्या 33 बताएंगे। और दोनों मिलाकर स्वर व्यंजन जो भी अनुस्वार हैं, विसर्ग है, सब कुछ मिलाकर कितने बन रहे हैं, सब 52। अगला देख लीजिए देवनागरी लिपि कैसी है। इसमें विकल्प दिया गया ध्वन्यात्मक है, चित्रात्मक है, वर्णात्मक है। देखिए देवनागरी लिपि ध्वन्यात्मक ये गलत है, चित्रात्मक ये गलत, वर्णात्मक है। वर्णों की प्रधानता है, देवनागरी लिपि वर्णात्मक है। जो पंचम वर्ण के स्थान पर अनुसार के प्रयोग का सुझाव किसने दिया। पंचम वर्ण के स्थान पर
अनुसार के प्रयोग का सुझाव किसने दिया? पंचम वर्ण के स्थान पर अनुसार के प्रयोग का सुझाव डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने दिया है। पंचम वर्ण के स्थान पर वो जो है अनुसार का प्रयोग डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने दिया। देखिए अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 31 है। उत्तर प्रदेश सरकार ने 1947 ईस्वी में लिपि सुधार समिति के एक लिपि सुधार समिति बनाए थे, उसका गठन किया था, उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो 1947 ईस्वी में उत्तर प्रदेश सरकार ने एक लिपि सुधार समिति बनाई थी, जिसकी अध्यक्षता किया था आचार्य नरेंद्र देव जी ने। आचार्य नरेंद्र देव जी ने उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बनाई गई लिपि सुधार समिति की अध्यक्षता की थी। कब बनाया था उन्होंने, कब गठन किया था सरकार ने? 1947 ईस्वी में। अगला देखिए, आ की 12 खड़ी किसने तैयार की? आ की 12 खड़ी वही मतलब आ इ ई उ जैसे कक्का की है, उसी प्रकार आ ई। तो आ की 12 खड़ी को किसने तैयार किया? काका कालेलकर ने आ की 12 खड़ी तैयार की। अगला प्रश्न देखिए, डॉक्टर राधाकृष्णन की अध्यक्षता में लिपि सुधार समिति के जो गठन हुए कब हुआ था? डॉक्टर राधाकृष्णन की अध्यक्षता में लिपि सुधार समिति का गठन कब हुआ था? 1953 ईस्वी में उसका गठन किया गया था। अगला है, मराठी भाषा की लिपि कौन सी है? मराठी भाषा की लिपि का नाम क्या है? देवनागरी है मराठी भाषा की लिपि। अब देखिए, हिंदी को राजभाषा, हिंदी को राजभाषा का जो दर्जा दिया गया है वो किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो उसका उत्तर अनुच्छेद 351 का, या इस तरह लिखा रहेगा अनुच्छेद 351, इस तरह लिखा रहेगा तो भी सही है, या अनुच्छेद 351 का में हिंदी को राजभाषा का दर्जा। हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है, लेकिन अगर पूछेगा विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है तो 10 जनवरी को मनाया जाता है। खड़ी बोली हिंदी का विकास किससे हुआ? खड़ी बोली हिंदी का विकास अपभ्रंश से हुआ। खड़ी बोली हिंदी का विकास किस भाषा से हुआ? अपभ्रंश से हुआ। अपभ्रंश भाषा में लिखित रामचरित कौन सा है? पौमचरित जो है अपभ्रंश भाषा में लिखित रामचरित है, उसका नाम है पौमचरित। अपभ्रंश का विकास किससे हुआ? प्राकृत से। हाँ देख लीजिए, अपभ्रंश का विकास प्राकृत से हुआ। और 40वां प्रश्न, हिंदी का प्रथम प्रचारक कौन था? तो हिंदी का प्रथम प्रचारक स्वामी दयानंद सरस्वती थे। यानी हिंदी को सर्वप्रथम प्रचार करने का श्रेय स्वामी दयानंद सरस्वती जी है, जिन्होंने आर्य समाज की स्थापना की और वेदों की ओर वापस लौटो का नारा दिया। स्वामी दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर वापस। देखिए अगला प्रश्न है 41वां, कौरवी का दूसरा नाम क्या है? जो कौरवी बोली है उसका दूसरा नाम क्या है? तो कौरवी का दूसरा नाम खड़ी बोली है। कौरवी को खड़ी बोली भी कहते हैं, इस खड़ी बोली या इसका खरी बोली भी। ब्रज भाषा का विकास किस भाषा से हुआ? तो ब्रज भाषा का विकास सौरसेनी भाषा से हुआ। ब्रज भाषा का विकास, ये जो जितनी भाषाएं हैं लगभग सबसे मीठी भाषा इसको मानी जाती है ब्रज भाषा। अवधी का विकास अर्धमागधी से हुआ। अवधी भाषा का विकास अर्धमागधी से हुआ है।